हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। नववर्ष के इस नए जोश और उमंग के साथ अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी में संलग्न होंगे। देखिए, अभी बहुत शोरगुल हो रहा होगा, चारों तरफ कोलाहल हो रहा होगा, उत्सव मनाए जा रहे होंगे, खुशियाँ मनाई जा रही होंगी, जिसको पाश्चात्य संस्कृति में पार्टी मनाई जा रही होंगी। लेकिन आप अपने लक्ष्य से बिल्कुल ना भटकें। इसीलिए मैं आपको एक रिमाइंडर देने के लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। आप सभी जानते हैं आज 1 जनवरी है और आज से लगभग हमारे पास 45 डेज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए बचे हैं। 45 डेज़ कैसे? देखिए, 30 दिन हम जनवरी के मान लेते हैं, उसके बाद 10 दिन हम किसके फरवरी के मान लेते हैं, और 5 दिन हमारे 15 दिन, यानी कि 30, 10, 40, 5, 45। ठीक है, तो वैसे तो हम उन 5 दिन को बिल्कुल भी काउंट नहीं करेंगे। हमारा जो पूरा खेल है उन 40 दिनों में है। ठीक है बच्चों, जो 10 दिन हमारे फरवरी 10 दिन हमारे फरवरी के और 30 दिन हमारे जनवरी के, इन 40 दिनों में हमने अपनी पूरी प्लानिंग, पूरी योजना, हमने पूरा अपना फोकस इस प्रकार लगाना है कि हम परीक्षा में, अब मैंने यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे थंबनेल में लिखा है कि 100% अंक, ठीक है, कैसे आए। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, 100% का मतलब क्या है बच्चों। मैं ये नहीं कहती कि जिसके 27, 28 या 40 के अराउंड आ रहे हैं वो भी 100 लेके आएगा, वो अपना बेस्ट देगा। आप समझ रहे, 100% का मतलब होता है किसी बच्चे का खुद का बेस्ट देना। उसके परीक्षाओं के बाद या परिणाम के बाद उसका विचार ये ना हो या उसकी सोच ये ना हो कि अगर मैं ऐसा करता तो मैं ये और बढ़ सकते थे, ये उसके मुंह से ना निकले। तो यानी कि वो ये कहे कि ये मेरा बेस्ट था, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था, ये उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो ये तो एक मॉरल लेक्चर हो गया। आज हम बिल्कुल मॉरल लेक्चर की बात नहीं करेंगे, आज हम एक्शन की बात करेंगे कि आखिर 45 दिनों के भीतर हमें करना क्या है। आप सभी जानते हैं डेट शीट आप सभी के पास होगी, तो सबसे पहला काम ये करना है आपको आज के दिन कि आपको एक प्लेन पेपर पे डेट शीट करके बड़ा सा डेट शीट लिखना है, और अपने सब्जेक्ट, आप चाहे 10th के हों चाहे 12th के हों, अपने डेट, सब्जेक्ट और डे भी डालना उसमें। ठीक है, कई बार क्या होता है, डेट और डे मैच होने चाहिए, जल्दीबाजी में उतारने से कहीं कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। इसलिए सबसे पहले आज आप क्या करेंगे कि प्लेन पेपर में अपने सब्जेक्ट, डेट, टाइम और सब्जेक्ट कोड अच्छी तरह से एक पूरा लिस्ट बनाकर, अब सिर्फ अपने सब्जेक्ट, ठीक है, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, आप एक डेट शीट बनाकर जहाँ पर आप पढ़ते हैं, आपका स्टडी टेबल है या नहीं भी, या जहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय बीतता है। अगर आप बहुत ज़्यादा शीशा देखते हैं ना, तो शीशे के पास चिपका दीजिए, है ना। इस एज में बच्चे शीशे बहुत ज़्यादा देखते हैं, या कुछ भी आपका समय जहाँ पर ज़्यादा बीतता है। बच्चों, आप फ़ोन ज़्यादा पकड़ते हैं ना, फ़ोन की स्क्रीन पे चिपका दो, आधे स्क्रीन पे चिपका दो उसको। समझ में आ रही बात। देखिए, कुछ डिफरेंट करोगे तभी डिफरेंट हासिल होगा, कॉमन चीज़ें करोगे तो कॉमन हासिल होगा, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें अपने टाइम टेबल, अपने डेट शीट, जो शेड्यूल मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे आपके देखिए क्लास टेंथ के एग्जाम 15 फेब से स्टार्ट है। ठीक है, तो आपने जैसे क्लास 10th के हैं तो आपने नोट डाउन करना है। और बहुत अच्छी बात है कि इस बार की जो डेट शीट है, चाहे मैं 10th की कहूँ या 12th की कहूँ, बहुत अच्छी डेट शीट है। जैसे पिछली बार फिजिक्स और योगा का था, इस बार मेरे ख्याल से योगा और इंग्लिश का थोड़ा उसमें एक दिन का आगे पीछे है पिछली बार, लेकिन फिजिक्स और योगा का था। तो और पिछले बार के पेपर्स भी बहुत अच्छे खासे टफ आए थे, फिजिक्स का स्पेशली बहुत टफ आया था क्लास 12th का। तो आशा करती हूँ इस बार जो आप पढ़ें वही आए। ठीक है, तो ये तो वेल विशेस है, ये मैं आपको बाद में भी दूंगी, मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। आंसर शीट को आप कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ये इसकी वीडियो मैं आपके लिए बाद में डालूंगी। आज सिर्फ हम बात करेंगे कि इन 45 दिन में हमने करना क्या है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डेट शीट बनानी है अपने अकॉर्डिंग। एक प्लेन पेपर लेना है, बहुत मोटा मार्कर लेना, अच्छे से पूरा बोल्ड, मतलब आपको आपने कमरे पे ऐसी जगह चिपकाना है कि आप उस कमरे पे जहाँ भी बैठे हो आपको दिखाई दे। ठीक है, अब आपने वो चिपका दिया, और मैंने आपसे कहा ना, खाली डेट नहीं डालनी है, डेट और डे, टाइम सब डालना, सब्जेक्ट कोड भी डालना। देखिए, जैसे इंग्लिश है, एक कम्युनिकेटिव है, एक लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, तो आपकी क्या है, सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि आपका 101 है या 184 है, ऐसे। इसलिए सब्जेक्ट कोड, डेट, डे एंड टाइम जरूर अपने टाइम टेबल पे आज इसको चिपकाइए जहाँ पर आप बैठते हैं, पहला काम। दूसरा काम, देखिए आप 10th में है या 12th में है, दोनों ने ही कम से कम 2 प्री बोर्ड तो दे ही दिए होंगे, 2 नहीं भी दिए होंगे तो 1 दे दिया होगा। अब उस 1 प्री बोर्ड में आपको ये पता चल गया होगा, इस जल्दीबाजी में, मैं जानती हूँ कि इस समय तक कुछ बच्चों का सिलेबस उनकी तरफ से कंप्लीट नहीं हुआ होगा। ठीक है, सिलेबस बहुत बार भगाया जाता है, या हम भागते हैं, ट्यूशन्स में अलग, स्कूल्स में अलग, ये मैं अच्छे से जानती हूँ। ठीक है, लेकिन जो आपका जो पढ़ने का शेड्यूल था
वो कहीं ना कहीं लूज था, कहीं ना कहीं बहुत मैं कहूँ कि बहुत लेजीनेस से चल रहा था। लेकिन अब आपने एक प्री बोर्ड दे दिया है या 2 प्री बोर्ड दे दिए हैं, आपको पता है कि आपका किस सब्जेक्ट में कमांड कितनी अच्छी या कितनी कमी रह रही है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन 10 दिन के अंदर, देखिए मैं 45 दिन की बात कर रही हूँ, लेकिन 45 आप 5 माइनस कर दीजिए, क्योंकि जब 15 फरवरी को आपका एग्जाम है, चाहे वो 12th का हो चाहे वो 10th का हो, तो 15 फरवरी से तो आप 10 फरवरी से फ्री रहेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए जिसका एग्जाम 15 को है। तो अब हमारे पास कितने दिन बचे बच्चों, 40 दिन बचे। तो इन 40 दिन में से 10 दिन ये हम बात के रखते हैं। तो अब 10 दिन में हमें क्या करना है, यानी कि 1 जन से 10 जन, यानी कि हमको 1 जनवरी से 10 जनवरी तक हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले, जिसमें बच्चे बिल्कुल ध्यान देते हैं, एनसीईआरटी निपटानी है। अब एनसीईआरटी कैसे निपटानी है, देखिए आप अगर आप चाहते हैं तो आपको वैसे तो सीबीएसई गूगल साइट पर आपको सीबीएसई की साइट से सिलेबस और उसमें कितने मार्क्स डिवाइडेड हैं, कितना है, क्या है, वो आपको सब बहुत अच्छे से मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी निपटानी है। क्लास 10th की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी मैथ्स के जो आपकी प्रैक्टिस आती है, जो उसमें केस बेस्ड स्टडी, जो भी आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, और जो एसएसटी है, एसएसटी में जो कॉलम बने होते हैं, बॉक्स बने, तो उनको जरूर पढ़िए। साइंस में कहें, एनसीईआरटी का एक एक पन्ना आप ये 10 दिन में आप पढ़ लीजिए। उसको पढ़ने के लिए भी अच्छा सा एक टाइम टेबल बनाइए। ये नहीं कि आपने मैथ्स पकड़े और पूरा दिन आप मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, पूरा दिन आप साइंस ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको इन प्री बोर्ड से ये पता चल गया होगा कि आपका किस सब्जेक्ट में कोर्स बहुत अच्छा हो रखा है। जैसे क्या होता है ना, मैथ्स और साइंस, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको बच्चा मेरे ख्याल से लगता है कि जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है तब से उनका ट्यूशन्स या कहीं ना कहीं उसको एक्स्ट्रा बेसिस पे पढ़ता है। किसको कमी दी जाती है, कमी दी जाती है एसएसटी को, इंग्लिश को और हिंदी को। मैथ्स की क्लास 10th की बात कर रही हूँ मैं। तो मैथ्स और साइंस बच्चा लगभग रेगुलरली पढ़ता है, लेकिन एसएसटी एसएसटी इंग्लिश और हिंदी को नहीं पढ़ता है। तो उसके लिए क्या करना है, अभी आपको फर्स्ट प्री बोर्ड से या सेकंड 2 प्री बोर्ड आपने दे दिए हैं, आपको पता चल चुका है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पर कितना वीक है। आपने उस पोर्शंस को ध्यान से पहले एनसीईआरटी निपटानी। सबसे पहले आपको अगर मैं बात 12th की करूँ, ठीक है, 12th की अगर मैं बात करूँ, जैसे उनके भी प्रैक्टिकल होने वाले, जनवरी में उनके प्रैक्टिकल होने वाले, तो जो आपके प्रैक्टिकल के टॉपिक हैं उनके साथ साथ अपनी एनसीईआरटी को निपटाने का काम इन 10 दिन के। अब मुझे पता है कि 12th वालों पे प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि इसी छुट्टियों में उनके प्रैक्टिकल होते हैं, उनकी भी उनको तैयारी करनी होती है। तो चाहे लैब मैनुअल है, कुछ भी है, उनके प्रैक्टिकल फाइल वगैरह हैं, उनको भी आप कंप्लीट कीजिए। देखो बच्चों, अगर आपने साल भर आराम फरमाया है, साल भर लापरवाही की है, तो आपको डबल स्पीड से भी काम करना पड़ेगा। आप बिल्कुल मत सोचो कि हमको 7 घंटे की नींद भी चाहिए, ठीक है। और इतना भी कुछ बच्चे इतने टेंशनाइज हो जाते हैं कि उनको नींद ही नहीं आती, ऐसा भी नहीं करना है ना। हेल्दी टेंशन लेनी है। टेंशन 2 प्रकार की होती हैं, एक चिंता, एक चिंतन। समझ में आ रहा है? आपको चिंता नहीं करनी है, आपको चिंतन करना है कि हमें किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। जब आप लेट भी रहे ना, सोने से पहले 5 मिनट अपने माइंड में मैप बनाइए कि हमें कल क्या क्या करना है, कल हमें किस सब्जेक्ट पे कमांड रखनी है, किस सब्जेक्ट में मेरा सिलेबस कहाँ तक रह चुका है। तो स्टार्टिंग के 10 दिन, 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आप सभी लोग क्या करेंगे, सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी निपटाएंगे, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले क्या करो, 5 मिनट निकालो और ये निकालो कि किस पोर्शन से कितने ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये आप एक रफ भी अपने कॉपी में बना के रखो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एनसीईआरटी निपटाई इन 10 दिन में। इन 10 दिन में आपको और बाकी कुछ नहीं करना है। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आपको एनसीईआरटी निपटानी है। चाहे आप अगर 12th वाले बच्चे हैं तो वो भी एनसीईआरटी निपटाएंगे, तो क्या होगा, उनका प्रैक्टिकल तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना, अब हमारा 10 जनवरी आ गया, आपने एनसीईआरटी निपटा दी, सारे सब्जेक्ट आपने सिलेबस अपने अकॉर्डिंग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर दिया। अब उसके बाद 30 दिन में क्या करना है, 30 दिन है हमारे पास। 30 दिन में आपको देखो, पहले तो आपने जब आपने प्री बोर्ड दिया है, अगर अगर उस प्री बोर्ड में आपने पेपर पूरा सॉल्व किया है और 3 घंटे से पहले किया है, 3 घंटे होने में 10 मिनट पहले किया है, समझ में आ रही बात? पेपर, ध्यान देना मेरी बातों पर, पेपर पूरा सॉल्व किया है और पेपर 3 घंटे से 10 मिनट पहले किया है, तब तो आपको पूरा सैंपल पेपर घर पे बैठ के 3 घंटे वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने प्री बोर्ड में क्या किया है, आपने पेपर आधा सॉल्व किया, समझ में आ रहा है, या 60-70% सॉल्व किया और 3 घंटे के अंदर उतना ही किया, यानी कि आपको टाइम कम मिला, तो आपने टाइम मैनेजमेंट को सीखना है। और कम से कम इस 30 दिन के अंदर ऐसा 24 घंटे में से 24 घंटे, 12 घंटे चलो आप नींद निकाल लो, 12 घंटे आप अपने एक्स्ट्रा काम कर लो, 12 घंटे आपके पास है, ठीक है। 12 घंटे आपके पास है। उन 12 घंटों में आपने क्या करना है, एक दिन एक सब्जेक्ट, माना आपका मैथ्स का पेपर छूट गया था, माना आपका फिजिक्स का पेपर छूट गया था, माना आपका इंग्लिश लेंदी होता है, इंग्लिश छूट गया था, आपने अच्छे से उसको, आप ये बिल्कुल इस समय पे ना एग्जाम टाइम पर किसी भी सब्जेक्ट को आप हल्के में ना लें, क्योंकि ओवरऑल परसेंटेज बनती है।
माना कि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, लेकिन बच्चों जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन परसेंटेज की महत्वता आपको उस दिन समझ में आएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो मैं इसको आपको प्रेशराइज करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अब ये जो 12 घंटे हैं, इनमें आप कम से कम 3 घंटे ऐसे निकालो कि आप एक सैम्पल पेपर सॉल्व करो, और पूरा प्रयास करो कि 3 घंटे से 10 मिनट पहले मैं उस पेपर को सॉल्व करूँ। ये आपको टारगेट होना चाहिए, ये नहीं कि आप टाइम वेस्ट करो 3 घंटे। ठीक है, तो 10 दिन हमने एनसीईआरटी निपटाई, और जो बाकी के 30 दिन है हमने बहुत सारे सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। या आपके देखो, आप सैम्पल पेपर, ये नहीं कि आप दिन भर सैम्पल पेपर लेके बैठ गए, ऐसा भी नहीं करना है। अगर मैंने आपसे कहा ना, अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है और आपको सिर्फ नए नए क्वेश्चन देखने हैं, तो आप क्या करेंगे, आपने सैम्पल पेपर पकड़े, देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐप हैं, आप चाहें तो मैं कमेंट में उसका लिंक शेयर कर दूंगी आपसे। जैसे सीबीएसई ने ही कम से कम 30-30 सैम्पल पेपर डाले हैं। मतलब आपके लिए क्वेश्चन पेपर में कोई भी क्वेश्चन, जब आप बोर्ड में एग्जाम दें, कोई भी क्वेश्चन आपको नया ना लगे, है ना, आपको लगे कि कहीं देखा है। तो जब कहीं देखा वाला माइंडसेट हमारे माइंड में क्रिएट होता है ना बच्चों, तो आधा पेपर हम वैसे सॉल्व कर जाते हैं। अगर हमें लगता है कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कई बार बच्चों को लगता है ये तो सिलेबस में ही नहीं था शायद, ऐसा जहाँ से फील होता है ना, तो आधी आधी वो जंग हार जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो इस 30 दिन में, 10 दिन में आपको एनसीईआरटी का सिलेबस निपटाना है, चाहे आप क्लास 10th में हो चाहे 12th में हो, अपनी तरफ से सिलेबस को कंप्लीट करना है। फिर क्लास 10th वाले जैसे एस चांद की बुक से पढ़ते हैं, या क्लास 12th वाले के पास कोई एक्स्ट्रा बुक्स हैं, उनको पढ़ते हुए प्लस सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। अब उसको भी कैसे करने हैं, देखिए आप डेट शीट देख लीजिए। आप डेट शीट, मैंने इसलिए कहा सबसे पहला काम हमारा क्या था, डेट शीट का था। हमने डेट शीट चिपका दी अपने सामने, हमारा जो है पूरा टारगेट फोकस उन डेट शीट पे है, हमको पता चल रहा है कि कहाँ पर हमें कितना टाइम मिल रहा है। ठीक है, तो इन 30 दिन में आप नए से नए सैम्पल पेपर देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चन सैम्पल पेपर सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ। माना आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, नहीं है तो आपको 3 दिन के अंदर उसको कंट्रोल करना है। कैसे करना है, माना आप कहोगे मैम 3 घंटे कैसे बैठे, ठीक है, मत बैठो मत बैठो, 3 घंटे को 1-1 घंटे डिवाइड कर लो, लेकिन ईमानदारी अपने साथ करो, ईमानदारी अपने पास रखो। कैसे रखो, आपने एक सैम्पल पेपर लिया, आपने आज उसका एक हिस्सा कंप्लीट किया 1 घंटे के अंदर, ठीक है, फिर आपने दूसरे दिन या आपने गैप ले लिया 1 घंटा, फिर कंप्लीट किया, फिर 1 घंटा, फिर कंप्लीट किया। 1 घंटे से 10 मिनट पहले आपको कंप्लीट करना है। फिर आपने देखा कि मैं 3 घंटों में उसको कर रहा हूँ, एक दिन लेकिन आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा। ये टाइम वेस्ट नहीं है बच्चों। कई बार बच्चे वहाँ पर आता है और जल्दीबाजी में या टाइम मैनेजमेंट की कमी के कारण क्वेश्चन छोड़ आते हैं या गलती कर देते हैं। तो ये आपको पहले तैयार रखना है कि आपको स्पीड से ही पकड़नी है। ठीक हो गया। अब हमने सैम्पल पेपर, मैंने कहा आपको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हर क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यू, और केस बेस स्टडी में भी कुछ लिखने वाले होते हैं, कुछ एमसीक्यू होते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास 12th में तो स्पेशली मेरे ख्याल से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, इनमें भी जो केस बेस स्टडी होती है वो एमसीक्यू फॉर्म में होता है। अब आपको क्या करना है, आपने नया एक सैम्पल पेपर आपके सामने आया, जो लिखने वाला क्वेश्चन है ना, मतलब राइटिंग जो कम से कम 2-3-4 नंबर का क्वेश्चन है, उसको आपने पढ़ना है। आपने पढ़ा, अब आपको देखो क्वेश्चन पढ़ते हमें समझ में आ जाता है कि हमें आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म, माना मैथ्स का क्वेश्चन है, उसका आपने एक छोटा सा फॉर्मूला लिया, उसको करके उसको देखा आपने 5 मिनट में, ये हो रहा है, ये मुझे आ रहा है, छोड़ दिया उसको, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, पढ़ा। अब एमसीक्यू जरूर आप सॉल्व करें, एमसीक्यू जरूर सॉल्व करें। अगर आप 4 सैम्पल पेपर देख रहे हैं तो आप कम से कम मतलब उतने उसके सारे एमसीक्यू जरूर सॉल्व करें। अगर मैं ऐसी एसएसटी में बात करूँ, मैप जो आता है, मैप का पोर्शन जो आता है 5 नंबर का है, 2 नंबर का जितना आता है, उस मैप को भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, नई नई चीज़ों उसमें जो आ रही कि जो ये चीज़ है ये कहाँ पे है, इसको टारगेट करो, दिखाओ, ये सब वो उसमें इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी आपने देखने हैं। ठीक है, मैथ्स की बात करें तो चाहे आपकी स्टैंडर्ड मैथ्स हो या बेसिक मैथ्स हो, आपको मैथ्स भी अच्छे से सॉल्व करनी है, देखना है। तो सैम्पल पेपर आप क्या करेंगे, इस 30 दिन के अंदर हर दिन एक नया सैम्पल पेपर लेंगे। जहाँ पर आपको लगता है कि हम यहाँ पर अटक सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को पकड़ के सॉल्व करना है। ठीक है, तो 10 दिन हमने एनसीईआरटी सिलेबस अपना कंप्लीट किया, 30 दिन हमने सैम्पल पेपर किए। और जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों इस समय पर, उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस लेवल लास्ट टाइम पे क्या होता है ना, आप एक रेस अनुमान करो, इमेजिनेशन करो, कल्पना करो कि आपको दौड़ना आता है, लेकिन एन मौके पर जहाँ पर रेस हो रही है वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है, आप दौड़ना जानते हुए भी या तो गिर जाओगे या दौड़ नहीं पाओगे। तो सेम यही कंडीशन होती है बच्चों की। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है ना, आप इस समय जो मैं आपसे कह रही हूँ ये अभी बहुत समय, अगर आपने साल भर भी कुछ नहीं किया ना, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, फिर भी मैं आपसे कह रही हूँ, जो बच्चा 100% लाने वाला होगा वो साल भर चुप बैठ ही नहीं सकता।
समझ में आ रही बात? जिसको 100% से कोई मतलब नहीं, उसको एवरेज मार्क्स चाहिए, वो अभी भी कुछ ना कुछ करके कर लेगा। लेकिन अब क्या करना है, देखिए हमने थंबनेल में लगा रखा है कि प्लानिंग, रणनीति और एक्शन। मतलब आपको प्लानिंग, सबसे पहले योजना, योजना मैंने आपको बता दी कि क्या करना है। आपको डेट शीट चिपकानी है खुद के हाथों से लिख कर, डेट, डे, टाइम, सब कुछ, सब्जेक्ट कोड ये डाल के। उसके बाद 10 दिन आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, ठीक है। नोट्स वगैरह देखने, अपने नोट्स को कंबाइल करना है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे हर कॉपी में नोट्स बनाते हैं और वो नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो मिलते ही नहीं, उनको कंबाइल करना है, एक जगह रखना है। सिलेबस को देखना है, किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से, किस पॉइंट से, किस यूनिट से कितने ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमको 10 दिन हमारा निपटा, फिर हमको 30 दिन सैम्पल पेपर। अब इन 30 दिनों बच्चों क्या करना है, इन 30, जैसे आपने माना 30 दिन में, अगर हम एक हफ्ता मानते हैं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हम 5 दिन हमने सैम्पल पेपर करे, 5 दिन छोड़ो, 2 दिन करे। इन 2 दिन में आपने जिस सैम्पल पेपर को करा, आपने देखा कि यार मेरी इंग्लिश तो बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है, केमिस्ट्री भी अच्छी हो रही है, मैथ्स में मैं अटक रहा हूँ। आपको ऐसा लगा, तो अब क्या करना है, मैथ्स के उन टॉपिक्स को देखना है। जैसे मैथ्स में 2 बुक है ना, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, आपने उन बुक्स को देखना, आप जिस बुक्स पे टॉपिक पे अटक रहे हो। जैसे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, तो आपने उनको भी देखना है कि कहाँ पर मैं अटक रहा हूँ। आपको पता है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों से बराबर इक्वली, लगभग इक्वली आते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, बच्चे टफ को प्रिपेयर करने के चक्कर में ईजी सिलेबस को छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, हर पॉइंट्स, हर यूनिट को इक्वली लेते हुए चलें। और सैम्पल पेपर के साथ साथ इन 30 दिनों के अंदर, 10 दिन एनसीईआरटी निपटानी है, इन 30 दिनों के अंदर सैम्पल पेपर के साथ साथ एडिशनल क्वेश्चंस करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये नहीं कि आप बस खाली पढ़े जा रहे हैं, आपने बुक खोली, आप पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं। जहाँ पर अटक रहे हैं, माना आपने मैथ्स का कोई आप सैम्पल पेपर में अटक रहे हैं, तो आपने उस क्वेश्चन को नोट करना है, ठीक है, नोट करना है, टिक कर लेना है। उसके बाद उस समय आपको फिर पढ़ना ही है, आप जो करो, सॉल्व करो, करते रहो। ये नहीं कि आपका एक क्वेश्चन पे अटके और फिर आपने बुक निकाल के बैठ गए, फिर पूरा दिन वहीं चला गया, ऐसा नहीं। आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हो, कहीं पर अटके उसको टिक कर लेना, निशान लगा लेना है, शाम के 2 घंटे निकालने, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो प्लानिंग हो गई, योजना बन गई, रणनीति हमारी ये है, हमने ऐसे ऐसे अपने 45 दिन डिवाइड कर दिए, 10 दिन हमने सिलेबस कंप्लीट करना है, 30 दिन हमने लगातार सैम्पल पेपर सॉल्व करने, और प्लस जिस टॉपिक पे, जिस पॉइंट पर हम अटक रहे हैं, उन पॉइंट्स को क्लियर करना है विथ टाइम मैनेजमेंट। और आपका कॉपी का जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा होना चाहिए। वो कब होगा, जब आपकी राइटिंग प्रैक्टिस अभी अच्छी होगी। और कई बार ना साइन बच्चे बहुत अजीब से लगाते हैं। साइन मीन्स माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो साइन क्लियर होनी चाहिए। आपकी लिखावट बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत अच्छी नहीं है तो अच्छी तब भी होनी चाहिए, अच्छी नहीं है मध्यम तब भी होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड में करेक्शन किस प्रकार का होता है। वहाँ पर आपकी इमेज कुछ नहीं है, आपकी इमेज आपकी कॉपी है, ठीक है। तो वो तो मैं आपको लास्ट बोर्ड से पहले मैं आपको एक वीडियो जरूर दूंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि कॉपी पे कैसे काम करते हैं। तो आप, आई होप आप समझ चुके होंगे। इस समय पर ज़्यादा नींद, देखिए नींद एक ऐसी चीज़ है ना बच्चों, जितना ज़्यादा लो उतना कम लगती है। तो आप एक टारगेट बना लो, 5-6 घंटे की नींद बहुत होती है, 6 घंटे की नींद होती है, बहुत होती है 6 घंटे की नींद। 24 घंटे का दिन होता है, उसमें से आप 6 घंटे की नींद निकाल लेते हैं, 6 घंटा आपकी नित्य क्रिया के कार्य हो जाते हैं, तो बचे हमारे पास 12 घंटे। इन 12 घंटे को बहुत अच्छे से जियो, ऐसा जियो कि जब आप बिस्तर पर पड़ो तो आपको एक नींद आए, कोई टेंशन ना हो, ठीक है। हेल्दी खाना खाओ, बहुत गरिष्ठ भोजन मत खाओ, फास्ट फूड मत खाओ, हेल्दी खाना खाओ। और हंस के, ये नहीं कि बिल्कुल आप डिप्रेशन में चले गए, मेरा पेपर चल रहा है, तो घर पे कोई गेस्ट आया ना तो 2 मिनट उससे भी मिलो। ये नहीं कि आप कमरे के अंदर ही घुसे हो, ऐसा नहीं, 2 मिनट उससे भी मिलो। हाँ, उसके बाद हेलो हाई किया, विश किया, प्रणाम किया, उसके बाद अपने कमरे पे आओ, फिर पढ़ाई करो। बिल्कुल ही समाज से हटना भी नहीं है और बिल्कुल ही समाज के बीच घुसना भी नहीं है। आपको ऐसे एक बैलेंस बनाते हुए अपनी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है बच्चों, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का जो समय होता है, ये बहुत अच्छा समय होता है, ये हमको बहुत चीज़ें सिखाता भी है, ठीक है। इस समय को कैसा बच्चा क्यों ना हो, बहुत नॉटी बच्चा क्यों ना हो, बहुत ब्रिलियंट बच्चा क्यों ना हो, बहुत कॉन्फिडेंट बच्चा क्यों ना हो, वो इस एग्ज़ाम समय पे डरता है। आपके उस डर को कौन कम कर सकता है? आपकी खुद की प्रैक्टिस, आपका खुद का कॉन्फिडेंस हो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। तो योजना बनाएं, रणनीति बनाएं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक्शन में लाएं। जो मैंने आज बात की, या आपने डेट सी चिपका दी, एनसीईआरटी का सिलेबस देख लिया, किस पोर्शन में कहाँ बच्चे हो वो देख लिया, सब कुछ देख लिया, आपने सब माइंड में बना लिया, लेकिन ये तब तक एक्टिव नहीं, जब तक एक्टिव मोड में नहीं होगा, जब तक आप इसको करोगे नहीं, तब तक इस कार्य का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आपने ये 10th और 12th की आप लोग डेट शीट देखिए, आप भले ही क्लास 12th में हो या 10th में हो, डेट शीट के अकॉर्डिंग चिपकाइए,
10 दिन के अंदर एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए। सब्जेक्ट को टाइम टेबल डिवाइड कीजिए कि आज मैं इसको पढ़ूंगा, आज इसको पढ़ूंगा। उलझे किसी भी सब्जेक्ट में किसी पॉइंट पे ना रहें। हाँ, अभी ऐसा समय है, ये 10 दिन अगर माना आप किसी टॉपिक पे, मैथ्स के या फिजिक्स साइंस किसी टॉपिक पे अटक रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट टीचर से बात करें। अभी आपके पास ऐसा समय है जब आप डिस्कस कर सकते हैं। 10 जनवरी के बाद डिस्कस करने का समय नहीं है, ये याद रखें। 10 जनवरी के बाद आप डिस्कस नहीं कर सकते, अभी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सैम्पल पेपर से अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं या जो भी आपकी एक्स्ट्रा बुक है उसको पढ़ सकते हैं। ये 10 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाकी जब 10 जनवरी के बाद का 10 फरवरी तक का जो दिन है, ये आपको अच्छे से सैम्पल पेपर में देना है। और उसके बाद तो फिर जब जहाँ से आपके एग्ज़ाम एक बार स्टार्ट हो जाएंगे ना बच्चों, आपको बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग मेरी बताई हुई बातों पे अमल करेंगे और योजना, रणनीति और एक्शन इन पे ध्यान रखते हुए तब आप अचीवमेंट हासिल करेंगे बच्चों। उपलब्धि वही है जब हम अपना बेस्ट दें। मेरे 100% मेरे कहने का मतलब यही था कि आपको जितना आता है आप उतना करके आओ वहाँ पर। कोई ये ना सोचे, कोई ये ना कहे कि अगर मैं ऐसा करता तो ऐसा कर सकता था। अगर वाली बात, इफ़ बट कुछ ना आए, आप कहो कि ये मेरा बेस्ट था। ठीक है, मैंने बेस्ट दिया, ये मेरा बेस्ट था। और हंसी खुशी नए साल के दिन ये एक प्लानिंग बनाते हुए चलिए। बस प्लानिंग ना हो, उसको कंप्लीट भी आपको करना है, ये बात का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, और आपको किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। अगर आपके पास 30 पेपर जो सैम्पल पेपर उनका लिंक नहीं है तो मैं शेयर करूँगी, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपनी तैयारी करते रहें, परिवार वालों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद लेते रहें। हाँ, इस एक बात ज़रूर ध्यान रखें, इन सभी के बीच में ध्यान करना ना भूलें। सुबह शाम ईश्वर का ध्यान करना ना भूलें, वहाँ से एक पॉजिटिव एनर्जी आती है, उसको लेना ज़रूर अपने जीवन का एक भाग बनाएं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।